सोशल मीडिया का बंद हो जाना और उसके बाद वो हिंसक तस्वीर जो रोंगटे खड़े कर देगी, जो नेपाल में हुआ, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री तक को वहां से निकलना पड़ा, आवाज जला दिए गए और वहां की तस्वीर देखी, क्योंकि वहां पर देखिए छात्र छात्रों के साथ वहां की जनता भी थी। क्या कुछ उसका कारण है? यहाँ पर देखिए हम लोग नोएडा में रहते हैं, यहाँ पर छात्र हैं, युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस नजरिए से देख रहे हैं नेपाल में हुई इस घटना को। क्या आप लोग कहेंगी जो नेपाल में हुआ, सोशल मीडिया को कितना अच्छा आप समझती हैं? क्या लगता है कि रिश्ते उससे दूर हो रहे हैं या सोशल मीडिया अहम है सिर्फ हमारी जिंदगी में? अहम तो है सोशल मीडिया, क्योंकि आज की लाइफ में तो सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोग को सोशल मीडिया से बहुत चीजें पता भी चलती है, नॉलेज मिलती है, कुछ उनको जानना होता है तो सोशल मीडिया पे ही जाते हैं। तो मतलब जो नेपाल में वो गलत भी हुआ है, बट सोशल मीडिया तो इम्पोर्टेंट है ही लाइफ के लिए, सबकी लाइफ के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वैसे कुछ होगा तो नहीं, बट सोशल मीडिया इम्पोर्टेंस हो गई है आज की लाइफ में लोगों के लिए। मतलब लोगों ने ज्यादातर सोशल मीडिया को ही इम्पोर्टेंस दे दिया है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं मेरे। अच्छा, नेपाल में आपने देखा, तस्वीर देखी होगी, संसद तक फूंक दी गई है ना, कारण आप जानती हैं सोशल मीडिया का बैन हो जाना। क्या लगता है कि वहां पर लोगों के हाथों में AK-47 तक देखी गई, आगजनी हुई, क्या लगता है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना अहम है या फिर किस और नजरिए से आप देख रही हैं नेपाल की घटना को? मैम, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया का होना बुरा नहीं है, ठीक है। हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हम और आप बराबर नहीं है। कोई सोशल मीडिया का अच्छी तरह से यूज करता है तो कोई गलत तरह से यूज करता है। अब नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ है तो इसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि संसद भवन जलाए गए हैं, मासूमों की जानें गई हैं, जिनका कोई रोल नहीं है वो मर रहे हैं, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वाइफ को भी जला दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया कोई गलत नहीं है, ठीक है। हमें कैसे इस्तेमाल करना, और सोशल मीडिया आज की लाइफ में अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो भ्रष्टाचार वगैरह कैसे पता लगेगा आपको? कितने कितने रेप केसेस होते हैं, दबा दी जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए एटलीस्ट आपको पता तो लगता है। तो मेरे हिसाब से आप कैसे यूज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम बात करें नेपाल की, तो क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया ही उसका कारण या फिर कुछ और राजनीति उसकी रही वहां? मैम, कोई एक तो वहां पे एक युवा बड़ा ही मतलब बहुत ज्यादा, उसके कहने पे मैंने सुना बहुत ही लोकप्रिय युवा है। तो मैम, मेरे को लगता है कि अंदर की भी राजनीति है और कुछ आज के जेनजीज अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं या क्या है। क्या लगता है कि मान लीजिए इस तरीके की कोई घटना अपने ही देश में होने लगी, मान लीजिए सोशल मीडिया बैन हो जाए, तो क्या लगता है कि क्या तस्वीर होगी फिर? नहीं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और देखा जाए तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर बिजनेस में यूज किया जाए तो सोशल मीडिया हर चीज में इम्पोर्टेंट है। बस वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे यूज कर रहे हो उस चीज का। और अगर इंडिया में ऐसा कुछ हुआ तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के ही थ्रू इंडिया में हर चीज फैलाई जाती है। इंडिया में हर स्टेट में देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी न्यूज और हर चीज दिखाई जाती है। अगर सोशल मीडिया बैंड हुआ तो कुछ चीज दब जाती है और बहुत सी चीज दबाई भी जाती है। अच्छा, देखिए और भी छात्र हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है जहां पर हमने खुद भी अगर हम देखें तो कंटिन्यू हम लोग फोन को देख रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, परिवार बैठा है लेकिन फोकस सिर्फ हमारा फोन पे होता है। रिश्ते खराब होने की तो मैं बात में अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि कितने होते हैं कि कुछ लोग की फाइट्स हो जाती हैं, बट जब वो रील स्क्रॉल करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कुछ रील्स आते हैं ऐसे जो फैमिली के अंडरस्टैंडिंग के बारे ये जो चीजें नहीं बिगड़ी होती है ना, वो रील्स के थ्रू वो सॉर्ट आउट भी हो जाती है। कितने होते हैं जो बिजनेस अपना ऐसे ओपन नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया पे ओपन करते हैं। देन जो स्पेशली मुझे जो न्यूज पता चली नेपाल की, मुझे टीवी के थ्रू नहीं पता चली थी पहले, मुझे पहले सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चली, फिर मैंने उसको सर्च करा, देन उसके बारे में डिटेल्स जाना। तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया को बैन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है हमें कनेक्ट करने में। न्यूज क्या होती है ना, कितने जो टीवी में होती है छोटे छोटे न्यूज को वो शो नहीं कर पाती है, तो वो ना अपने इंस्टा पे या चैनल्स पे उस पे पोस्ट करती है छोटे छोटे न्यूज जो हमें पता चलना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो नेपाल में हुआ, क्या सरकार की बात करें, पक्ष और विपक्ष को दोनों को बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए था, या फिर वहां पर आपने देखा होगा सरकारी ऑफिस जला दिए गए, पार्लियामेंट जला दिया गया, आपने हाथों में वो तस्वीर देखी, किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत थी या नेपाल में जो हुआ वो ठीक हुआ?
ये बात उन्हें शांति से भी कर लेनी चाहिए थी। इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने की, इतने दंगे करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह उन्होंने लोगों को जलाया है, बाइक जलाई है, लोगों के पर मारपीट की है, उससे उनको फायदा तो कुछ मिलने वाला है नहीं। आखिर में सोशल मीडिया कुछ टाइम के बाद फिर से अनबैन कर दिया जाएगा। उनको बैठ के शांति से बात करने की जरूरत थी। एक बार अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी चाहिए थी। एक बार उन्हें कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया अगर बैन हुआ था तो और भी चीजें हैं उनके पास यूज करने के लिए, उसे यूज करते। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा, तस्वीरें भी देखी होंगी, अपने भी देश में बहुत सारी चीजें आती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर भी होती हैं, लेकिन कुछ उसके नुकसान भी हो जाते हैं। जैसे हम पारिवारिक चीजों की बात करें, पायला वाला केस आपने सुना होगा, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत थी, या फिर इसी तरीके से लड़ाई जो है नेपाल में छात्रों ने जो लड़ी, AK-47 देखी, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, क्या लगता है कि वो रास्ता ठीक रहा? मेरे अकॉर्डिंग तो सबको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, सोशल मीडिया एंड ऑल एवरीथिंग, बट हर चीज ओवर की जाए तो वो बेकारी चीज है। बट उन्होंने जो किया, उनको बात करनी चाहिए थी और बातचीत करनी चाहिए थी। इन्होंने कुछ सही नहीं किया। अच्छा, क्या लगता है आपको, किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी तो महिलाओं से हमने बातचीत की है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर अच्छी भी होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्या लगता है नेपाल में जो हुआ ठीक हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ जो नेपाल में हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है कि जो जेंजीज हैं उन्हें बात उठानी चाहिए थी अपनी, पर ऐसे गलत बातें नहीं पहुंचानी चाहिए थी। जैसे उन्होंने हमले करे हैं, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, आग जला दी गई है, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को आग लगा दी गई है। और मैंने अभी न्यूज में भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के, उन्होंने वो भी कर दिया, रिजाइन भी कर दिया अपनी पोस्ट से डर की मारी। लेकिन रिजाइन कर दिया गया था, उसके बाद भी देखिए ये तस्वीर निकल कर आई जहां पर संसद तक को हमने नहीं छोड़ा, जहां से बैठ के हमारा देश चलता है। हाँ, मैंने भी देखा है कि संसद को देश चलता है, वहां पे उन्होंने छोड़ा नहीं। ये बहुत गलत है कि जो जेंजीज ने जलाया है, इससे अच्छा तो वो बात उठाते अपनी, बट ऐसे ही नहीं कि उन्होंने हमले ही बहुत ज्यादा कर दिए कि नेपाल में बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और सोशल मीडिया पे अपनी बात रखते, पर एक कम्युनिटी के हिसाब से रखते, लिमिट के हिसाब से। देखिए, यहाँ पे जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे हैं तो बच्चों का कहना है कि जिस तरीके से वहां पर नेपाल में जो हिंसा भड़की, वो तो बेहद डरावनी तस्वीर है ही। लेकिन एक छात्रा है, उससे मैं जरूर बात करूं, क्या कहेंगी कि अपने देश में कुछ बदलाव की जरूरत है? क्योंकि अभी हम तस्वीर जो है नेपाल की देख रहे हैं, उससे पहले भी हमने अलग अलग देशों की तस्वीर देखी, लेकिन नुकसान किसका हुआ? अपनी संपत्ति का। क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके का फैसला लेने की जरूरत थी, या फिर बच्चों ने जो कदम उठाया उसका कोई और रास्ता निकल सकता था? मैम, पहली बात तो वहाँ पे सोशल मीडिया बैन नहीं हुआ है, VPN के जरिए वहाँ पे फिर भी वीडियोस वायरल की जा रही हैं। तो मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आज के जो जेनजीज है, आज की जो जनरेशन है, वो शांति से भी तो बातचीत कर सकती है। शांति से आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप सरकार से बात करते हैं, लेकिन आपने सरकार को बोलने का तो मौका ही नहीं दिया। आपने तो तुरंत प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैम, मैं अपनी कंट्री में अपने लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप शांति से, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप शांति से बिल्कुल एकदम उसके साथ आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन किसी तरह भी इस तरह की हिंसा न करें, क्योंकि जिस देश के युवा इस तरह से करेंगे, उस देश का क्या ही भविष्य होगा। सोचने वाली बात है। देखिए, इन छात्रों से हमने बातचीत की, साफ तौर पर इन छात्रों का कहना है कि नेपाल में जो हिंसा भड़की, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सरकार के साथ बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से वार्तालाप करनी चाहिए थी, ताकि उसका कोई समाधान निकल पाता। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में हुआ, संसद तक जला दी गई, तो कहीं ना कहीं वो बेहद नुकसानदायक है। और यहाँ पर बच्चों में वो रोष भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से छात्र, वहां की जनता सरकार से बातचीत कर सकती थी। अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से नेपाल में मामला शांत होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। नेपाल में प्रदर्शन के बाद से जिस तरह से अब माहौल देखने को मिल रहा है, जगह जगह कर्फ्यू के बाद भी हिंसा भड़की हुई थी, लेकिन आज से जो स्थिति है वो सामान्य दिख रही है। हमारे कि भाई साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से नेपाल में हिंसा भड़की हुई थी और अभी जो माहौल है वो क्या, इससे क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले 3 दिनों से नेपाल में लगातार जो जेएनजी के यूथ हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यह प्रोटेस्ट हमने देखा था पहले दिन, सबको यही लग रहा था कि यह प्रोटेस्ट केवल जो नेपाल की KP शर्मा ओली की तानाशाही सरकार है, और जिस तरह से करीब 26 सोशल मीडिया ऐप है जो प्रतिबंध नेपाल सरकार ने उसको ही लेकर लग रहा था। लेकिन अब जिस तरह से जो प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, चूंकि 3 दिन पूरे हो गया, आज चौथा दिन है, तो चूंकि जो जेएनजी के यूथ थे उनकी कई मांगे थी। उनका आरोप था कि KP शर्मा ओली तानाशाही सरकार है, वो नेपाल में
खास तौर पर जो यूथ हैं उनके रोजगार को लेके, उनके बेहतरीन एजुकेशन को लेके कुछ भी कर नहीं रहे, तो इसको लेके उनका प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता गया। पहले दिन हमने देखा था जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने संसद भवन के अंदर तक कूच करी थी, संसद भवन की दीवारों को गिराया था। जो मंत्री हैं नेपाल सरकार में, जो केपी शर्मा ओली की सरकार में जो मंत्री, उनके निजी आवास को भी उन्होंने आग के हवाले किया था। इस भयंकर प्रोटेस्ट में पहले दिन करीब 19 छात्रों की मौत हुई थी, ये जो दुखद घटना घटी थी। उसके बाद दूसरे भी दिन लगातार प्रोटेस्ट जारी रहा। यह दूसरे दिन प्रोटेस्ट केवल काठमांडू तक सीमित नहीं था, काठमांडू के आसपास के भी इलाकों में भयंकर बवाल हुए, आगजनी की घटनाएं हुई, कर्फ्यू जैसे हालात बने थे। दूसरे दिन तो हमने देखा था कि काठमांडू में अनिश्चितकालीन के कर्फ्यू लगाया गया था, साथ ही साथ जो काठमांडू के आसपास के जो इलाके वहाँ पर भी कर्फ्यू जैसे हालात थे। लेकिन तीसरे दिन हमने देखा जब केपी शर्मा की ओली की सरकार ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जिस तरह से एकाएक 26 सोशल मीडिया ऐप पे जो नेपाल सरकार ने बैन लगाया था, बैन को हटाया, हमको लगा कि ये शायद अब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट बढ़ा है, क्योंकि अब इसमें एंगल ये आ रहा है कि जो प्रोटेस्टर हैं, खासतौर पे जो जेएनजी के यूथ हैं, अब उनकी ये मांग है कि नेपाल में राजशाही आए और जो तानाशाही केपी शर्मा ओली की सरकार है वह खत्म हो। उसको लेकर हम लोग के हिसाब से कि ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि केपी शर्मा ओली अभी भी लापता है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके चाहे आप सूचना प्रसारण मंत्री की बात करेंगे, चाहे नेपाल सरकार में गृह मंत्री की बात करेंगे, तो तमाम मंत्री उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आज चौथा दिन है और चूंकि अभी नेपाल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, देर शाम से जो काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट है वहाँ पे भी उड़ानें फिलहाल शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार ने, भारतीय एयरलाइंस ने एक अच्छी पहल की है कि आज से, यानी आज 11 सितंबर है, आज से रोजाना इंडिगो की 4 फ्लाइट्स जो नेपाल में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की वजह से जो भयंकर बवाल चला, उसकी वजह जो यात्री इंडियन फंसे थे उनको अब ये जो भारतीय एयरलाइंस उनके इंडिगो से फिलहाल सुरक्षित इंडिया में रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन अभी भी चूंकि हालात नेपाल में नियंत्रण में नहीं है, पूरा का पूरा जो कमान है नेपाल आर्मी के हाथ में है और नेपाल आर्मी फिलहाल लगातार प्रयास यही करे कि जो प्रोटेस्टर हैं वो सड़कों पर ना आने पाए। जिस जगह पे मौजूद है ये सोनौली बॉर्डर है, हम अगर उस तरफ दिखाएंगे तो देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे प्रहरी के साथ साथ, नेपाल प्रहरी के साथ साथ आर्मी भी टहलते हुए दिखाई दे रही है और अब वहाँ से लोगों की जो भारतीय हैं वही प्रवेश कर पा रहे हैं। जैसे जिस तरह से जनरेशन जी अब खड़ा हो गया कि नहीं, बालेन शाह को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, वहीं पे दूसरे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने पर उनका विरोध शुरू हो गया। इस पे क्या, किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए, आपको बता दें कि जेएनजी का विद्रोह अब कम हो गया है, लेकिन सत्ता को लेकर अब नेपाल में बवाल शुरू हो गया है। तो जिस तरह से बालेन शाह को लेकर क्या प्रधानमंत्री बनाने को लेकर चल रही है बात, और वहीं क्या सुशीला कार्की को लेकर जिस तरह से बवाल चल रहा, तो कहीं ना कहीं जो जेएनजी का प्रदर्शन चल रहा था आंदोलनकारियों का, उसको लेकर जो माहौल बना हुआ था, जो तनावपूर्ण था स्थिति, अब ये क्या शांत हो गया। लेकिन अब सत्ता को लेकर अब ये माथापच्ची वहां पर काठमांडू में बना हुआ है और अभी भी स्थिति नेपाल की क्या बहुत अच्छी नहीं है। हालात अभी भी कई बड़े शहरों के नेपाल के कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जो सोनौली कस्बा है, वो उससे सटा हुआ जो भैरावा है, वहां भी हालात अभी अच्छी नहीं कही जा सकती है। सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और सड़कों पर अब आर्मी भी दिख रही है। लेकिन चूंकि आज चौथा दिन है और भारतीय पर्यटक जो है वो अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और काठमांडू की फ्लाइट जो शुरू हो गई है, कल शाम से शुरू हो गई है, वहां पर काफी भारतीयों की भीड़ देखने को मिल रही है। और वहां पर कई इस तरह के भारतीय जिनसे बातचीत में सामने आया है कि एयरलाइंस के द्वारा किराया अधिक लिया जा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं। भारतीय अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल के हालात को देखते हुए, क्योंकि अभी 4 दिन हुआ ये विवाद जो चल रहा है और ये अभी लगता है कि जिस तरह से सत्ता को लेकर विवाद अब शुरू हुआ है, आगे बढ़ सकता है। तो अब भारतीय जो पर्यटक फंसे हुए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने घरों को सुरक्षित है। उसको देखते हुए भारतीय में है, खासकर जो भारत नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं उनके अधिकारी नेपाल के अधिकारियों से संपर्क में हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति और तनावपूर्ण देखने को मिल सकती है। भाई साहब, ये बताइए, पूरे जो नेपाल में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और अब तक जो प्रक्रिया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए क्या है कि अब इसको हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं। है क्या कि जैसे छोटा बच्चा है, हाथ में मोबाइल चला रहा है, गेम खेल रहा है, कुछ यूट्यूब देख रहा है, अचानक उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है तो अग्रेसिव हो जाता है। कई ऐसे खबरें भी देखने को मिली कि बच्चा बेड से अपने माता को मारा और फिर उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो गए। तो उस नज़रिए से इसको देखते हैं कि देखिए बालेन शाह के नेतृत्व में जेएनजी चला और जिसमें जो युवक थे 13 साल से लेकर 28 साल के एज के थे, उन लोगों को एक मार्गदर्शन दिया गया कि आप जो है इस तरीके से करिए। सड़कों पे उतरे, आगजनी जैसी घटनाएं पहले हुई, फिर तोड़फोड़ शुरू हुआ, फिर लूटपाट जैसी स्थिति अब सामने आ गई। अब स्थिति बद से बदतर हो गई, हालात ऐसे हो गए कि तख्ता पलट की स्थिति आ गई। मतलब हो रहा था किसी चीज का विरोध और उसको घुमा दिया गया राजनीतिक इशू पे। अभी केपी शर्मा ओली ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है स्थिति सामान्य होने को नहीं नजर आ रही। फिलहाल ये सूचना मिल रही है कि बालेन शाह जो हैं सुशीला कार्की का समर्थन कर रहे हैं कि वो जो है प्रधानमंत्री बन जाए। अगर वो प्रधानमंत्री, लेकिन जैन जी के ही समर्थक मना कर रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं बनाया जाए। देखिए इसमें क्या है कि 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग मतलब एक ये चाहते हैं कि राजशाही आ जाए, दूसरा एक ऐसा भी तबका है जो ये चाहता है कि बालेन शाह प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। वो ये चाहते हैं कि चूंकि सुशीला कार्की जो है एक हिंदू नेतृत्व की नेता रही, मतलब जस्टिस रही हैं, उनका रुझान जो है भारत के प्रति रहा है, तो ऐसा लोगों का ये ओपिनियन आ रहा है कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो स्थिति सामान्य होगी या फिर और भी विद्रोह की स्थिति आ गई। आज चौथा दिन है, कल तो उतनी आगजनी या कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं दिखाई दी। कर्फ्यू लगा हुआ है, सड़कों पर आर्मी चल रही है, आर्मी के कंट्रोल में है, लेकिन अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है। फिलहाल जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पे एसएसबी चौकस दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ पीएससी के जवान भी यहाँ लगाए गए हैं और तो और पुलिस भी यहाँ पे सतर्क है। उसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार यहाँ अपनी नजर बनाए हुए हैं। नेपाल के मौजूदा हालात को लेकर भारत में रहने वाले जो छात्र हैं या नेपाली लोग हैं वो बेहद चिंतित है और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर इंटरनेशनल छात्रावास में जो तमाम यहाँ छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि उनकी कितनी चिंता है नेपाल को लेकर, वहाँ पर मौजूदा हालात को लेकर वो क्या सोचते हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रवीण पौड़े है। प्रवीण जी, जिस हिसाब से नेपाल की जो मौजूदा स्थितियाँ हैं उसको लेकर आपके मन में कितनी चिंता है नेपाल को लेकर? कल जो इतना बड़ा हिंसा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संसद भवन से लेकर के बड़े बड़े जो भवन थे, सरकारी भवन, वो सब जला दिए गए, आगजनी किया गया है। पर वो किसी परिवर्तन के लिए जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, वो भ्रष्टाचार के लिए, विरोध के लिए था। इसीलिए अच्छे के लिए जो भी बुरा हो रहा है वो अच्छे के लिए होने के कारण कोई हमको दुख का मतलब विषय नहीं, दुखदाई नहीं है। इसीलिए मतलब कुछ दुखद भी है क्योंकि मतलब विद्यार्थी लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब कत्ल किया गया, हत्याराओं के द्वारा पूरा मतलब उनका हत्या किया गया, वही सबसे दुखद विषय है। और फिर संसद भवन इत्यादि को मतलब सरकारी भवनों को जो जला देना और फिर सब जो आवश्यक कागजात वगैरह हैं ये सब को जला दिया गया है, जो एकदम आधारभूत थे वो जला दिए गए। यही दुखद विषय है। नहीं तो ये जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी उसको मतलब ऐसा ही करना चाहिए और फिर हम उन लोगों के साथ ही हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ मूल कारण लग रहा है आप लोगों को जो कल प्रदर्शन हुआ, परसों हुआ? जो प्रवीण जी ने जो कहा वो भी सत्य यथार्थ है, क्योंकि जो करप्शन अत्यधिक हो गया था उसको समन करने के लिए भी जरूरी था। जो जनजी युवाओं ने, बच्चों ने जो किया है सराहनीय कार्य, लेकिन उनमें जो उनको जो मारा गया दयनीय है, उनको इसलिए हम संवेदना ज़्यादा देते हैं। आप नेपाल में कहाँ से हैं आप? हम नेपालगंज से हैं। नेपालगंज से। वहाँ की मौजूदा हालात अभी क्या है? वहाँ की मौजूदा हालात अभी शांत है। कल जो कुछ जो एनजीओ द्वारा, जो बच्चे द्वारा कुछ विद्रोह ने उसमें घुस पैठ करके किया, जो आजनी किया, कार्यालय जलाया, लेकिन आज उसको हमने जब बात किया घर पर तो बोले कि जो हमारे जो नगर के बच्चे जो हैं दोस्त मिलाकर उनको
अभी उसको सफाई कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी शांत व्यवस्था है। माहौल ठीक। अच्छा, जब आपको पता चला कि जब वहाँ पे नेपाल में हिंसा हुआ या इस तरीके का प्रदर्शन हुआ, उस समय आपकी कितनी चिंता हो गई, परिवार को लेकर, घर को लेकर? अब परिवार को लेकर, घर के लेकर ऐसे चिंतित नहीं, चिंतित की विषय भी था एक, जो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमला होने का वो संभव रहा, तो इतना भी चिंतित नहीं थी कि जो भी हुआ अभी जैन युवा ने जो किए हैं वो अच्छे के लिए किए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी नेता थे बड़े बड़े लोग, उनका जो भी कार्य रहा बहुत अच्छा नहीं रहा, कि इसीलिए कुछ अच्छा चाहने के लिए जैन युवाओं ने की अपना आवाज़ उठाए हैं और जनता के लिए हैं, जो भी किए हैं अच्छे के लिए किए हैं। अच्छा, जिस हिसाब से हिंसक प्रदर्शन हुआ नेपाल में, उससे नेपाल को कितना आघात पहुंचा है और नेपाल इससे कितना उसके जो नेपाल कितना इससे पीछे चला गया? ये अभी तो जो कल का वो जेनजी युवाओं ने किया था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ अराजक तत्वों वहाँ पर घुसपैठ किया था, उन लोगों ने वहाँ पर घुसकर और वो आंदोलन को बृहद बनाकर जो नहीं करना चाहिए था वहीं पर प्रोत्साहन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति है वो सिंगा दरबार है, जहाँ पर हमारे ऐतिहासिक इमारतें वगैरह जो थी जी, वो हमारे जो पुरातन काल से अब तक का जो सब था उनको जलाया था। इसमें हमको क्या लगता है कि इसमें विदेशी जो है उसका भी कुछ हस्तक्षेप है, विदेशियों का घुसपैठ इसमें ज़रूर है। नहीं क्योंकि वो जेनजी लोग हैं वो नहीं कर, वो क्या करेंगे, करप्शन के विरुद्ध में कर रहे थे। और मेन रीज़न तो वो था कि सोशल मीडिया का बैंड हुआ। सोशल मीडिया का बैंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया का जनरेशन है। इसलिए वो जो नेपाली लोगों का, नेपाली युवाओं का जो आवाज़ था, उसको आवाज़ को बंद करने का एक साहस किया था वो नेताओं ने। इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ था वो बहुत। लेकिन जो आपका कहना है कि जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुछ और लोगों का हाथ था जो इस तरह का। जी वो बिल्कुल सही, वो अराजक तत्वों का हाथ था। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? जी, मैं नेपाल सुदूर पश्चिम कैलाली से। अच्छा, क्या कहेंगे आप, जैसे आप सुने जब कि नेपाल में इस तरह की चीज़ें हो रही है, उस समय आपको कितनी चिंता हुई अपने परिवार को लेकर, घर को लेकर? जी, वो तो थोड़ा थोड़ा हुआ, मतलब घर के आसपास ही था वो, लेकिन इतना भी नहीं था कि मतलब वो हो जाना। लेकिन बाहर सरकारी कार्यालय में तो ज़्यादा ही हुआ, तोड़ फोड़ किया, आग ही लगा दिया। और लेकिन वैसे नेताओं भी ऐसे थे, फिर नेताओं को भी जो अच्छा ही किया। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा था, क्या कुछ आपके हिसाब से, आप नेपाल से हैं, क्या कुछ मूल कारण लगा ये पूरे प्रदर्शन को लेकर जो हिंसक में बदल गया? ये हमको तो लगता है ये मेन कारण तो सोशल मीडिया बैन करना है, और दूसरे कारण वो नेताओं का करप्शन, वो बहुत चरम सीमा था, उसका अंत हुआ। वो तो बहुत सही हुआ कि नेताओं का वो जो भी करप्शन था वो तो नष्ट हुआ ही। अब वो दुख इस बात की है कि सार्वजनिक संपत्ति जो थे वो पब्लिक प्रॉपर्टी वो तो हमारा ही है, जनता का ही है, उस पर भी आग लगा, वो भी नष्ट हुआ, इसीलिए दुख तो है। पर वो सुबह होने के लिए भी रात डालनी पड़ती है, इसीलिए वो रात के जैसा हुआ। आप क्या कहेंगे, जिस हिसाब से नुकसान हुआ नेपाल का, सरकारी संपत्तियों को जलाया गया, मतलब जो युवा थे वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलते, कैसे उग्र हो गया, क्या कुछ कारण लगा आपको? स्वभाव तो जो नहीं होना था वो हुआ, पर जो सरकार का दमन था, जो सरकार जो करप्शन में लिप्त थी, तो उसके विरुद्ध जो युवा आवाज़ उठा रहे थे, उसमें जब सरकार ने भी दमन किया तो उसके विरुद्ध में स्वाभाविक रूप में होना स्वाभाविक है। पर उसमें जो बाहरी लोग, जो अन्य लोग थे, हाँ अराजक तत्व थे, उन लोगों का घुसपैठ हो गया, यही थोड़ा दुखद बात है। पर फिर भी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अराजक तत्व उसमें घुसपैठ करके इस तरह का उग्र प्रदर्शन किया? हाँ, वही अराजक तत्व थोड़ा सा घुसपैठ किए हैं, उनकी वजह से थोड़ा। अच्छा, जब आपने सुना नेपाल में इस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, उस समय आपकी कितनी चिंता थी अपने परिवार को लेकर, घर को लेकर, वो लोग सुरक्षित है कि नहीं है, उस समय क्या हालात थे आप? स्वभावतः चिंतित होना स्वाभाविक है, चिंतित थे हम लोग, भले हम इंडिया में है पर हमारा सब कुछ नेपाल में है, तो नेपाल की चिंता होना स्वाभाविक है, चिंतित थे हम लोग। पर जो स्थिति हो रही थी सरकार के खिलाफ, जो सरकार दमन कर रहा था। फ़ोन से बात आपके हुई परिवार से जिस समय हिंसा चल रहा था? हाँ, परिवार में बातचीत हुई थी, हमारे पिताजी माताजी से बात हुई थी, पर हमारे गांव में थोड़ा कम ही था, पर जहाँ मेन सिटी है वहाँ से उग्र हो गया था। तो देखिए, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे नेपाल के जो छात्र हैं, ये संपूर्णानंद ये लोग रहते हैं, यहाँ
शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो करप्शन था उसको लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ जो उग्र हो गया। इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में अराजक तत्व घुसकर इस पूरे हिंसा को भड़काए। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।